Today's topic is continuation of the previous topic, that is concepts of macroeconomics. In today's topic, we are going to discuss about next very important concept of macroeconomics, that is inflation. Now what is inflation? Inflation क्या होता है? इन्फ्लेशन एक ऐसा रेट है जो हमको बताता है कि जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है मार्केट में उनके प्राइस जो है वो राइज हो रहे हैं और हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो फॉल हो रही है. व्हाट डज इट मीन? देखो, वैल्यू ऑफ द करेंसी क्या होती है. मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम लोग 2000 का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे एक यूएस डॉलर के बदले हम लोगों को 46 रुपीज़ पे करना पड़ता था. वहीं अगर आज 2022 की बात करें तो $1 के बदले हम लोगों को 76 रुपीज़ देना पड़ रहा है. तो मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारी करेंसी का जो वैल्यू है अगेंस्ट यूएस डॉलर वो गिर रही है. मतलब आज हम लोगों को ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू अर्लियर पीरियड. तो मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी जो वैल्यू ऑफ द करेंसी है वो फॉल हो रही है. ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो हमारे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस के ऊपर आता है. तो दैट इज़ वाई जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं हमारी इकोनॉमी में उनका प्राइस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इन्फ्लेशन इज़ ऑल अबाउट. नाउ इस इन्फ्लेशन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? देखो, पूरे वर्ल्ड में दो तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के. एक तो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स. बट इंडिया में हम लोग यूजुअली दोनों को कंबाइन करके इसका मेथड यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द इन्फ्लेशन रेट. दैट इज़ वाई हम कहते हैं CPI कंबाइंड, बिकॉज हम लोग दोनों तरीके को दोनों मेथड को यूज़ करते हैं. और ये कब से लागू हुआ है? ये हमारी कंट्री में अप्रैल 2014 से लागू हुआ है. ओके, ना हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ये इन्फ्लेशन रेट जो है इसको मेजर करने के लिए? ये नॉर्मली हर कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम करती है. Now what is the opposite of inflation? इन्फ्लेशन का ऑब्वियसली अपोजिट जो होता है डिफ्लेशन होता है. डिफ्लेशन का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का, जहाँ पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में है उनके प्राइस में डिडक्शन होता है और इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो जीरो पे आ जाता है. दैट इज व्हाट डिफ्लेशन इज ऑल अबाउट. नाउ लेट अस क्विकली मूव अहेड. और हमारे आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे आज के टॉपिक में हम लोग डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन को कवर करेंगे कि कितने टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है. रेट्स को हम लोग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. तो देर आर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन. तो इस 5 इन्फ्लेशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. प्लस हम लोग कॉजेज और एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे. 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेज है इन्फ्लेशन के और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं हमारे इकोनॉमी में, वो भी हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे. Today's topic is continuation of the previous topic, that is concepts of macroeconomics. In today's topic, we are going to discuss about next very important concept of macroeconomics, that is inflation. Now what is inflation? Inflation. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोरियम एकेडमी. अगर आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये लेक्चर आपके लिए है. और अगर आप ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए गए लिंक पर क्लिक कीजिए. मेरे इस लेक्चर को लास्ट तक ये देखते रहिए बिकॉज लास्ट में हम लोग कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी एज पर ऑनलाइन MBA एग्जामिनेशन पैटर्न. सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, let us start with types of inflation. पहला टाइप ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन. नो, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? एक ऐसा रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो बढ़ तो रही है बट बहुत ही स्लो रेट में बढ़ रही है. मान लेते हैं 2 से लेके 4% तक के पूरे साल में इंक्रीमेंट होगा प्राइस के अंदर. ये जो इंक्रीमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है. यहाँ पे हम लोग इम्पैक्ट ऑफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन देख लेते हैं. जितने भी इम्पैक्ट आपको दिखेंगे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखेंगे. जैसे मान लेते हैं इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अच्छा आउटपुट जनरेट कर सके. जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्शन दे और प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से उनका जो रेवेन्यू होता है वो अच्छा होता है. रेवेन्यू अच्छा होने की वजह से उनका जो प्रॉफिट लेवल होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छे से अच्छा
प्रॉफिट अर्न कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी हमको एक बेटर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन के पास भी अच्छे एम्प्लॉयमेंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की कि वो अपने इनकम को अर्न कर सकते हैं। ऑल ओवर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने शायद बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग ने फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़े थे कि कैसे बिजनेस साइकिल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गो थ्रू होते हैं। तो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये वो साइकिल है जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो तो रही है बट बहुत ही मीडियम रेट में ग्रो हो रहा है, मॉडरेट रेट में ग्रो हो रहा है। मान लेते हैं 3 से लेके 10% तक के ये ग्रोथ हो रहा है, बट इट इज ग्रोइंग, जिसकी वजह से एक फियर डेवलप्ड हो जाता है कस्टमर्स के अंदर कि वो एज्यूम करने लगते हैं कि आगे भी फ्यूचर में जाके जो प्राइस है कमोडिटीज़ की वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो एक वार्निंग होती है, एक सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए कि क्विकली इसको कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज वो आगे बढ़ता ही जाएगा। ना इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे वॉकिंग इन्फ्लेशन के। पहला तो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी तो होती है, नो डाउट इन दैट, बट कस्टमर्स के अंदर जो फियर डेवलप्ड होता है उसकी वजह से वो गुड्स एंड सर्विसेज को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, है ना। उनका जो डिमांड होता है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने का वो बढ़ जाता है, एंड दिस लीड्स टू एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। और जब डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सेस बढ़ जाता है, हम उतना सप्लाई नहीं दे पाते हैं, और जब सप्लाई नहीं रहता है तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑब्वियसली फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज अ साइकिल यू कैन से, जहाँ पे डिमांड बढ़ जाने की वजह से, सप्लाई नहीं होने की वजह से प्राइस जो है फर्दर वो बढ़ रहा है। सो वॉकिंग इन्फ्लेशन से नेक्स्ट इन्फ्लेशन पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है जिसका ग्रोथ रेट जो है वो 10 से लेके 20% तक के पूरे साल में इंक्रीमेंट होता है। और इस प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो ऑल ओवर कॉस्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो डायरेक्टली इंक्रीज होने लगता है। और फर्दर जब कॉस्ट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन से हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन पे आ रहे हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन से हम लोग अब रनिंग इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। ना इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे रनिंग इन्फ्लेशन का। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हैज अ ट्रेमेंडस एडवर्स इफेक्ट ऑन पुअर एंड मिडिल क्लास। पुअर और मिडिल क्लास इस इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बिकॉज प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसीज से। अगर रनिंग इन्फ्लेशन को अगर हम प्रॉपरली कंट्रोल ना करें तो हम लोग नेक्स्ट फेज ऑफ इन्फ्लेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में आ जाते हैं, दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लेते हैं 20% से लेके 50% तक के एवरी ईयर। तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम लोगों को डिटोरेट होते दिख रहा है, हमारी इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ जो है वो डिटोरेट होते दिख रही है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट देख लेते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन की वजह से जितने भी मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये लोग होते हैं, क्योंकि प्राइस अगेन गुड्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो दे माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल्स आर नॉट एबल टू सेव मनी। जितना भी वो अर्न कर रहे हैं, मान लेते हैं कि बंदा 10,000 अर्न कर रहा है तो वो पूरा की पूरा 10,000 जो है कंजम्पशन पे ही लगा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो सेविंग में कुछ भी अपने पैसे को रख सके। सो देयर विल बी नो सेविंग इन दिस केस। जितनी भी इनकम आ रही है, द पर्सन इज ट्राइंग टू consume it because the price of the goods is very high. Then this kind of situation requires strict measures to control inflation. अगर इस इन्फ्लेशन को फर्दर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हो सकता है हमको नेक्स्ट पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन में, नेक्स्ट फेज ऑफ इन्फ्लेशन में आना पड़े, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। ना क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन।
हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ता है इकोनॉमी में, और जिसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली हर इकोनॉमी में गवर्नमेंट यही कोशिश करती है कि हम लोग इस फेज़ पे ना आ जाए, इससे पहले ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। यूजुअली हाइपर इन्फ्लेशन हम लोग इसलिए ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ये इसलिए अकर होता है बिकॉज जितने भी सप्लाई ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाते हैं इकोनॉमी में। मतलब जितने भी टैक्स रेट है गवर्नमेंट के, या मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं जो लोन्स वगैरह पे मिलते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। हर किसी के पास एक्सेस ऑफ मनी होता है, सो दैट डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ जाने की वजह से सप्लाई नहीं हो पाता है, और सप्लाई की वजह से प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड गुड्स वो अगेन बढ़ जाती है यहाँ पे। उसका इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इट लीड्स टू सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस इन दी सप्लाई एंड डिमांड। हमेशा जो एक मार्केट जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जैसे डिमांड शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू सप्लाई, ये सिचुएशन होना चाहिए मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली सप्लाई मीटअप नहीं हो पाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस इन दी डिमांड एंड सप्लाई। देन डिमांड इंक्रीज होना, सप्लाई नहीं दे पाना, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होना हो जाता है, और जो मनी होता है उसका रियल जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, डिटोरेट हो जाता है। देखो, ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब भी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, बिकॉज प्राइस जो है, अगेन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस जो है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सप्लाई नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड जो है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना। सो जितने भी डिस्पोजेबल इनकम्स इंक्रीज होंगे, जितनी बार भी इंक्रीज होंगे उतनी बार डिमांड इंक्रीज होगा, और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी होती है तो इन्फ्लेशन तो होना ही होना है। तो पहला जब इन्फ्लेशन होता है तो वो बहुत ही क्रीपिंग वे में इन्फ्लेशन आगे बढ़ता है, लेटर ऑन वो वॉकिंग फेज पकड़ता है, नेक्स्ट वो रनिंग फेज में जाता है, रनिंग फेज से वो गैलॉप। जब इन्फ्लेशन जो है रनिंग फेज में हो उसी वक्त हम लोगों को थोड़ा बहुत मेजर ले लेना चाहिए, सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है वो फर्दर जाके क्रैश ना हो, या हम लोग इन्फ्लेशन के ऐसे रेट पे, हाइपर इन्फ्लेशन रेट पे ना पहुंच जाए जहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इट माइट ऑल्सो लीड टू क्रैश ऑफ इकोनॉमी। So this is what the graphical presentation of rate of inflation. So it all starts with creeping, walking, running and galloping, which leads to further hyperinflation. So let us quickly move ahead with the next topic of this video lecture, that is causes of inflation. So पहला cause of inflation यहाँ पे देख लेते हैं, that is demand pull inflation. ये वर्ड डिमांड से ही समझ में आ रहा है कि जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है वो एक्सेस ऑफ डिमांड की वजह से हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द कंडीशंस ऑफ डिमांड। डिमांड इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज बीन इंक्रीज्ड। ओके, उसके कॉजेज देख लेते हैं कि क्यों ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में। पहले तो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। टैक्स रेट मान लेते हैं बहुत कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि जहाँ पे एक्सेस ऑफ मनी फ्लो होता है इकोनॉमी में। सेकेंड वन इज व्हेन कंपनीज परसीव इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन एन इकोनॉमी। कंपनी जब सोच लेती है, समझ लेती है कि ये इन्फ्लेशन ट्रेंड है इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ा देती है, विच अगेंस्ट लीड्स टू नथिंग बट इन्फ्लेशन। एक्सपोर्ट बढ़ जाता है हमारी इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जब बढ़ जाती है तो हम लोग एक्सपोर्ट एज अ सेक्टर में भी बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट जब होता है, जब हमारे गुड्स जो है वो बाहर कंट्री की तरफ जाते हैं, तो हमको बाहर के जितने भी फॉरेन डॉलर्स है, फॉरेन करेंसीज है, वो हमारी कंट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, अगेन एक्सेस ऑफ मनी होता है हमारी कंट्री के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। ठीक है,
तो ये भी एक रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से मनी ज़्यादा होने की वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है। देन सर्कुलेशन ऑफ मोर मनी, बहुत ज़्यादा मनी का फ्लो है हमारी इकोनॉमी में और कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं कि वो डिमांड कर सके अपने गुड्स एंड सर्विसेज का। तो दिस लीड्स टू नथिंग बट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम लोग ग्राफ से समझते हैं यहाँ पे। नाउ यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर रियल जीडीपी को मेजर किया गया है और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल को मेजर किया हुआ है। AD1 जो है ये ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। एंड AS जो है ये ओरिजिनल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। और जहाँ पे भी ये AD1 इज इक्वल्स टू AS, जहाँ पे ये AD1 और AS एक दूसरे को मीट हो रहे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं E पॉइंट। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो प्राइस लेवल है वो P1 है और इनकम दैट इज रियल जीडीपी ऑफ द कंट्री इज Y1, ठीक है। लेकिन एक्सेस ऑफ मनी हो जाने की वजह से इकोनॉमी में ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ये शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड, है ना, टूवर्ड्स AD। ये AD की तरफ शिफ्ट हो गया है, मतलब ये एक्सेस डिमांड हो गया है इकोनॉमी के अंदर। एक्सेस डिमांड हो जाने की वजह से ये तो नहीं होगा कि प्राइस सप्लाई इंक्रीज होगा, सप्लाई तो वैसे ही रहने वाला है, सप्लाई कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। कि हमारा जो सप्लाई है वो हम लोग मीट कर सकते हैं डिमांड को, बट कुछ एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि AD2 इज इक्वल्स टू AS। ये पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्राइस जो है वो मैक्सिमम पहुंच गई है और इनकम जो है वो Y2 पे आ गई है। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो प्राइस के अंदर, प्राइस लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अगर इसके आगे अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई इंक्रीज होने वाला नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट जो हम लोग को प्राइस पे देखने मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू P1, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इंटायर डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज बीन explained as per the Keynesian theory. Let us quickly move towards the next topic of causes of inflation, that is cost push inflation. Now पहले समझ लेते हैं कि ये कॉस्ट क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं पेन। जब कंपनी ये पेन को बनाया करती थी, इस पेन का प्राइस था 15 रुपीज़, ठीक है। और जब इस पेन को, जो पेन का जो कॉस्ट था वो 15 रुपीज़ था, मतलब जो भी कॉस्ट इसके पीछे लगा है बनाने में, मान लेते हैं जितने भी हमने लेबर्स यूज़ करे हैं, रॉ मटेरियल्स यूज़ करे हुए हैं, और जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस हमने पे करे अब तक के, ठीक है। सो ये जितने भी पैसे हमने अब तक के लगाए हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका कॉस्ट कितना है, दैट इज ₹15, ठीक है। तो ये कॉस्ट क्या हो रहा है, आज पहले ये पेन 15 रुपीज़ में बन रही थी, लेकिन आज ये पेन जो है मान लेते हैं 25 रुपीज़ में बन रही है। तो यू कैन सी द डिफरेंस की कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है। सो कॉस्ट कौन कौन से रीजन से, कारणों से बढ़ता है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे इंक्रीज इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने टैक्स रेट को बढ़ा दिया है। तो ऑब्वियसली जो भी हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहे हैं उसके पीछे हम लोग ने कुछ ज़्यादा मनी देकर या टैक्स पे करके उस रॉ मटेरियल को परचेज किया हुआ है। दैट इज़ वाई ये कॉस्ट ऑफ द पेन जो है ये बहुत बढ़ गया है ना। कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से क्वांटिटी के अंदर गिरावट आती है। पहले 15 रुपए में कंपनी मान लेते हैं 10,000 पेन बना लिया करती थी, लेकिन आज 25 रुपए में वो मुश्किल से 5,000 पेन ही बना पा रही है। तो यू कैन सी कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है कि क्वांटिटी जो है गुड्स की वो फॉल हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन इंक्रीज इन वेजेस, जैसे कि मैंने लेबर्स की बात पहले किया था कि वेजेस, जो लेबर्स होते हैं वो पहले कम वेजेस में काम करते थे, लेकिन आज जो लेबर्स का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनकी जो वेजेस है वो बहुत बढ़ गए हैं। देन रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी प्राइसेस, ये सब मैंने रॉ मटेरियल्स के अंदर बात कर लिया है कि पहले रॉ मटेरियल्स जो था वो कम पैसों में ख़रीदा जा सकता था, इसलिए कॉस्ट जो था वो कम था। आज रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो बहुत बढ़ गया है।
तो ऑल ओवर हमको देखने को मिलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाने की वजह से, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा सो ऑब्वियसली प्राइस भी इंक्रीज होगा। जब 15 रुपए में पेन बनती थी तो वो टाइम पे पेन का जो प्राइस था मार्केट में वो 20 रुपए था, और आज जो पेन बनी है वो 25 रुपए के कॉस्ट से बनी है। सो ऑब्वियसली इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ के मान लेते हैं 40 रुपीज हो जाए या 35 रुपीज हो जाए, इट डिपेंड्स। ओके, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको इसलिए कहा जाता है कि कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से ऑल ओवर जो प्राइस ऑफ द गुड्स के अंदर आया है, प्राइस ऑफ द गुड्स के अंदर जो इंक्रीमेंट आया है उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइस एंड फॉल इन रियल जीडीपी। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है लेकिन जो रियल जीडीपी है वो फॉल हो रही है। ठीक है, रियल जीडीपी भले बढ़ रही हो लेकिन आपका ऑल ओवर जो प्राइस लेवल है वो बढ़ गया आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बल्कि इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, डिटोरेट हो रही है आपकी इकोनॉमी में, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से आप एम्प्लॉयमेंट कट डाउन करने लगते हो, आप लेबर्स को कट डाउन करने लगते हो सो दैट आपके कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और डिमांड के अंदर फॉल आ रहा है। लास्ट में दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों के, परचेसिंग पावर यू कैन से, कि लोग जितना पहले परचेस या खरीदारी कर सकते थे उतना आज नहीं कर सक रहे हैं। सो उसकी इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिटोरेट हो रही है, वो फॉल हो रही है। सो दीज आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ। ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम लोग डायग्राम से यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, कि एक्स एक्सिस पे जो है वो रियल जीडीपी मेजर की हुई है और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल मेजर किया हुआ है। एडी जो है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ए एस जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी आपका ए डी इज इक्वल्स टू ए एस वन है एट दिस पॉइंट, दिस इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे आपका जो प्राइस है P1 है और इनकम जो है वो Y1 है। लेकिन जब आपका सप्लाई, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जब आपका सप्लाई जो है वो सप्लाई का जो क्वांटिटी है, इस स्लाइड में हम लोग ने देखा कि सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी गई है क्योंकि कॉस्ट जो है वो उतना नहीं हुआ है, और पहले जो कंपनी 10,000 पेन बनाती थी आज वो 5,000 पेन बना रही है। तो उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे भी ग्राफ में भी यही देखने को मिल रहा है कि जो सप्लाई है प्रोडक्ट का वो फॉल हो गया है। सो ये जो सप्लाई कर्व है ए एस टू की तरफ शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी को एक न्यू पॉइंट में मीटअप करती है, मान लेते हैं इस पॉइंट को E1 बोल देते हैं। तो इस पॉइंट पे यू कैन सी कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है लेकिन रियल इनकम जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। सो प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन आपका जो रियल जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है। यू कैन नॉट से दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बल्कि योर इकोनॉमी इज डिटोरेटिंग। So this is what all about cost push inflation. Now quickly next topic को यहाँ पे देख लेते हैं causes of inflation में, that is built in inflation. Built in inflation हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो earlier inflation हम लोग ने पढ़े हैं, that is demand pull inflation और cost push inflation, ये दोनों का combine करके भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो भी earlier जो भी past event हुआ है और उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन के अंदर। वर्कर्स क्या सोच लेते हैं कि आगे फ्यूचर में अगेन प्राइजेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी। तो वो जो है लेबर्स जो है वो कम सैलरी में काम करना नहीं पसंद कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग मोर वेजेस एंड मोर सैलरी। तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, अगेन प्राइस को बढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो वेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं लेबर्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए प्राइस को इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो ये पूरा एक विशियस सर्कल है जहाँ पे
इंटायर प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन टेक प्लेस करता है, and this is what causes inflation in the economy. So let us discuss with the MCQs over here, which has been framed as per online MBA examination pattern. So quickly let us start with the first one. It is a persistent increase in the price level of goods and services in an economy over a period of time. Goods and services जितने भी इकोनॉमी में उसके प्राइस में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन. अगर यही डिक्रीज होता तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन, बट यहाँ पे इंक्रीज लिखा है तो ये इन्फ्लेशन है. और प्राइस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, इस करके इसको इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे. इसके लिए सही वर्ड या सही टर्म जो है वो इन्फ्लेशन है. तो फर्स्ट का आंसर विल बी ए. Second one, this type of inflation takes place when the rate of increase in prices is extremely high or out of control. जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में, जब बहुत ज़्यादा जो प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. तो सेकेंड वाले का क्वेश्चन हो गया सी, हाइपर इन्फ्लेशन. Let us see the third one. It has an adverse effect on middle and low income groups in the society. यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. कौन से ऐसे इन्फ्लेशन रेट है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिडिल और लो इनकम ग्रुप के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? तो वो होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन. ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने की, जो भी मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो लेने की बहुत ज़रूरत होती है. अगर यहाँ पे इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इट विल लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन एंड दैट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल. तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन के अंदर यूजली मिडिल और लो इनकम ग्रुप को बहुत हाई इम्पैक्ट होता है. फोर्थ वाला देख लेते हैं यहाँ पे. दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया. तो हमने पहले डिस्कशन में देख लिया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज CPI कंबाइन, को हम लोग अप्रैल 2014 से लागू किया हुआ है हमारे कंट्री के अंदर. तो ये वाले मेजर से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं. तो फोर्थ का आंसर विल बी डी, दैट इज CPI कंबाइंड. ना क्विकली हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं यहाँ पे. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइजेस एंड फॉलोइंग रियल GDP. प्राइस राइज तो हो रहा है लेकिन रियल GDP जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज लोगों की जो परचेसिंग पावर होती है, परचेसिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है, वो डिक्लाइन हो जाती है. तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये ऑब्वियसली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है. बिकॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोगों के पास इनकम अच्छी होती है बट प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली राइज होता है. तो दैट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हम लोगों को ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि प्राइस तो राइज हो रही है बट उसके साथ परचेसिंग पावर जो होता है, रियल GDP जो होता है इकोनॉमी का, वो फॉल होने लगता है. तो फिफ्थ का आंसर विल बी ए, ना के C या D. Next one is sixth, under which inflation workers believe that prices will rise in future, so they demand more wages, due to which the producers increases price of goods and services. ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जहाँ पे वर्कर्स जो है, जब उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है तो वो और ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं वेजेस की, बिकॉज उनकी इनकम इतनी नहीं होने की वजह से उनके सारे डिमांड्स, जो बेसिक डिमांड्स है, वो फुलफिल नहीं हो सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी नहीं आएगा और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी नहीं आएगा. ये थर्ड वाले में आएगा, दैट इज़ बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है, जो क्या जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को दोनों के फेजेस आने के बाद, दैट इज़ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने के बाद देखने को मिलता है. इसका 6 का आंसर हो गया C. विच अमंग द फॉलोइंग is not the reason of demand push inflation. So increase in income, so obviously increase in income डिमांड पुश इन्फ्लेशन का एक रीज़न तो होता ही है, क्योंकि लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइस इंक्रीज़ होती है. तो ए तो रीज़न है उसका. नेक्स्ट वन, एक्सेस ऑफ मनी फ्लो. बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में मनी फ्लो रहता है तब भी डिमांड जो है बढ़ता है और उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ होता है. तो ये दोनों तो इसके रीजंस है.
देन इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट, ये कुछ अलग है, और इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट से मैंने क्या बताया था आपको पहले भी लेक्चर में, कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो जितने भी हमारे फॉरेन करेंसीज होते हैं वो हमारी कंट्री के अंदर आते हैं। सो देर इज़ इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, ओके। तो दैट इज़ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो ये भी एक रीज़न होगा, बिकॉज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी जब होता है देन एक्सेस ऑफ मनी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमी में, दैट लीड्स टू डिमांड पुश इन्फ्लेशन। बट लास्ट हम लोग ये देख लेते हैं इंक्रीज इन इम्पोर्ट। इंक्रीज इन इम्पोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज इन इम्पोर्ट होना चाहिए, ना ही इंक्रीज इन इम्पोर्ट। अगर हम लोग इंक्रीज इन इम्पोर्ट बोलेंगे तो मतलब क्या होगा कि जितने भी आउटफ्लो हो रहे हैं हमारे डोमेस्टिक करेंसीज के, उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी मनी होंगे इकोनॉमी में वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ मनी नहीं हो रहा है, बल्कि मनी कम हो रहा है, यहाँ से मनी जो है वो बाहर की ओर जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड पुश इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ये नहीं है। तो सेवेंथ का आंसर विल बी, दैट इज इंक्रीज इन इम्पोर्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाता है। तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन रेट, टैक्स रेट, वेज रेट, देन इंक्रीज इन रेट ऑफ रॉ मटेरियल। ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर इनके कॉस्ट इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली ऑल ओवर जो कॉस्ट होता है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई इसका आंसर होगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। सो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।